तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और मैं ऑफिस के सिलसिले से प्रयागराज से लखनऊ का सफर तय कर रहा था। इसी बीच मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया जिसकी कल्पना मैंने कभी भी नहीं की होगी। सबसे पहले तो मेरी कार खराब होना, उसके बाद लगातार मुसीबतों का आना और अंत में मेरा भूतों से पाला पड़ जाना, इन सब चीजों के बारे में मैं आज भी सोच लेता हूँ तो डर के मारे मेरे हाथ पैर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मेरा दिल धक से हो उठता है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उसी हादसे के बारे में बताने वाला हूँ जो हाल ही में मेरे साथ हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। दोस्तों, प्रयागराज में मेरा एक ऑफिस है और वहीं पर मैं काम किया करता हूँ। अक्सर मुझे ऑफिस के काम से शहर से दूर भेज दिया जाता है। मैं ना चाहते हुए भी जाता हूँ क्योंकि मैं नहीं जाऊंगा तो मुझे बड़ी पोस्ट पर अपने ऑफिस में जगह नहीं मिल पाएगी और वो जगह कोई और हासिल कर लेगा। इसलिए ना चाहते हुए भी कभी कभी मुझे बॉस की बात माननी पड़ती है और ऑफिस के काम के सिलसिले से घर से कई कई दिनों तक दूर रहना पड़ता है। वैसे तो घर में मेरी वाइफ भी मौजूद है और मेरी एक छोटी बेटी भी है जिसका नाम अंजलि है और उसकी एक आदत है कि वह सोने से पहले मुझे वीडियो कॉल करती है और मुझसे बात करती है। खैर दोस्तों, मुझे प्रयागराज से लखनऊ जाना था और मैं अपनी कार को लेकर रात को ही रवाना हो गया और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। दिन हो या रात, मैं ऑफिस के काम के लिए ये कभी नहीं देखा करता। अगर ऑफिस का काम है और जरूरी है तो फिर मैं रात को भी उस काम के लिए जा सकता हूँ और यही कुछ चीजें देखते हुए मेरा बॉस हमेशा मुझे ही काम के सिलसिले से शहर से दूर भेजा करते हैं। मैं रात के 12 बजे अपने ऑफिस से कुछ फाइल लेकर लखनऊ के लिए रवाना हो गया। मेरे साथ एक काले रंग का बैग था जिस बैग के अंदर फाइल और मेरा ऑफिस का लैपटॉप रखा हुआ था। ऑफिस के काम से वैसे तो मुझे सर्वे के लिए ही भेजा जाता था और ये सर्वे इतना कारगर होता था कि इस चीज से कंपनी को काफी ज्यादा फायदा होता था। इसलिए कंपनी भी महीने में कम से कम 2 बार मुझे सर्वे के लिए अपने शहर से दूर भेज दिया करती थी। मैं रवाना हुआ। अभी कुछ दूर चला ही था कि मेरी कार अचानक ही हाईवे पर खराब हो गई। रात के 1 बजे हुए थे और अगल बगल में कोई गाड़ी बनाने वाला भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा लखनऊ पहुंचना काफी ज्यादा जरूरी था। मैं अपना बैग लेकर कार से बाहर निकला और कार को लॉक करके साइड में खड़ा हो गया। मैंने वहां से गुजरती गाड़ियों को हाथ दिखाकर रोकने की भी कोशिश की, लेकिन कोई भी कार वाला ऐसा नहीं था जो कि रुकने का नाम ले रहा था। फिर काफी देर तक मैंने ऐसे ही कोशिश की लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। कोई भी कार वाला लिफ्ट देने को तैयार ही नहीं था। फिर आधे घंटे के बाद मुझे एक बस आती हुई दिखाई दी। मैंने उसको भी हाथ दिखाकर रोकने की कोशिश की। मैं जानता था कि ये बस वाला भी नहीं रुकेगा, लेकिन फिर भी मैंने हाथ दिखाया और खुशकिस्मती कहूँ या बदकिस्मती, उस बस वाले ने बस रोक दी। बस ऊपर से नीचे तक पूरी सजी हुई थी। उसको देखकर इतना तो साफ समझ में आ रहा था कि ये बस बारातियों की है और ये शादी में जा रही है। मैं भागा भागा बस के पास पहुंचा। वैसे ही दरवाजा खुला तो मैंने पाया कि ये बस एक एसी बस थी, इसलिए इसका दरवाजा बंद था। मैंने ड्राइवर की तरफ देखकर बोला, भाई साहब, मेरी कार हाईवे पर खराब हो गई है और मुझे कोई मैकेनिक भी नहीं मिल रहा है, क्या आप मुझे लखनऊ तक छोड़ देंगे? मेरे इतना बोलते ही अंदर से एक भारी आवाज आई, हाँ आ जाओ, हम भी लखनऊ जा रहे हैं। और ये सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला और मैं तुरंत ही बस में चढ़ गया। बस का दरवाजा बंद हुआ। मैंने एक नज़र पूरी बस की तरफ घुमाई और देखा, और अच्छी बात यह थी कि बस में खाली जगह मौजूद थी। बिल्कुल आखिरी में जाकर मैं एक सीट पर बैठ गया। एक चीज मुझे बड़ी अजीब लगी क्योंकि मैं भी इससे पहले कई बारात में गया हूँ, लेकिन आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा जैसा ये लोग बर्ताव कर रहे थे। बारात में कहीं जाते हैं तो खूब हंसी मजाक मस्ती और गाना बजाते हुए जाते हैं, लेकिन ये लोग तो बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे। यहाँ तक कि एक आदमी अपने बगल में बैठे हुए आदमी से भी बात नहीं कर रहा था। मेरे बस में घुसते उन लोगों ने मुझे ऐसे घूरा मानो मैं उनकी शादी में जा रहा हूँ, वो भी बिना बुलाए, और वहां जाकर खाना भी खाऊंगा। फिर मैं पीछे सीट पर बैठकर यही सब सोच रहा था कि तभी मेरे मोबाइल की रिंग बजने लगी। तभी मैंने देखा कि घर से मेरे वीडियो कॉल आ रहा है। मैं घबरा गया था क्योंकि इससे पहले कभी भी मैं कहीं दूसरे शहर सर्वे के लिए गया हूँ तो मुझे कभी भी इतनी रात को घर से फोन नहीं आया था, क्योंकि मेरी बेटी से वीडियो कॉलिंग पर पहले ही बात हो गई है। रात को मुझे हमेशा मेरी बेटी का ही वीडियो कॉल आता है।
जब वो सोने लगती है तब वो वीडियो कॉल पर पहले बात करती है और उसके बाद वो सुकून से सो जाती है। मैं जैसे ही फोन उठाने वाला था कि वैसे ही फोन कट हो गया। मैंने फोन लगाया लेकिन फिर फोन बिजी आने लगा। मैं समझ गया था कि उधर से भी मुझे ही फोन लगाया जा रहा है। मैं कुछ देर रुक गया। तभी कुछ देर के बाद घर से मेरी वाइफ का फोन आ गया। मैंने फोन को रिसीव करते हुए अपने मुंह के पास किया और बोला हेलो। तभी मैंने उससे कहा क्या हुआ, इतनी रात को फोन क्यों किया? इस पर मेरी बीवी ने बोला वो क्या है, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कहाँ पर हो तुम इस वक्त? मेरी पत्नी ने धीमी आवाज में मुझसे पूछा। तो मैंने उससे कहा परेशान मत होइए, मेरी कार हाईवे पर खराब हो गई है, इसलिए मैं लिफ्ट लेकर लखनऊ जा रहा हूँ। इतना बोलकर मैंने अपने मोबाइल का बैक कैमरा चालू कर दिया और बैठे बारातियों की तरफ घुमा दिया। जैसे मैंने मोबाइल का कैमरा ऑन किया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ये होश उड़ाने वाली बात ही थी। बस में बैठे हुए बाराती नजर ही नहीं आ रहे थे। इतना देखकर मैं डर के मारे थर थर कांपने लगा और मेरे हाथ पैर के रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं इतना तो समझ गया था कि मैं जिस बस में बैठा हूँ वो शैतानों से भरी हुई है। मैंने वापस से अपना फ्रंट कैमरा चालू किया और ऐसे रिएक्ट करने लगा मानो जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। अचानक से एसी बस में भी मेरा पसीना लगातार बह रहा था। ये शायद डर की वजह से हो रहा था। मैंने अपनी बीवी को बोला तुम परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम आराम से सो जाओ। इतना सुनकर मेरी वाइफ की जान में जान आ गई और उसने बोला ठीक है, ध्यान से जाना। फिर मैंने मुस्कुराते हुए कहा हाँ बाबा, और फोन को काट दो। मैं उस वक्त कितना ज्यादा परेशान था ये बात मैंने अपने वाइफ को नहीं बताई, और अगर उसका फोन नहीं आता तो मुझे ये पता भी नहीं चलता कि मैं शैतानों से भरी बस में बैठा हुआ हूँ। मैं कुछ भी नहीं जानता था। मैं इतना तो समझ गया था कि बस लखनऊ पहुंचे या नहीं, लेकिन मुझे इस बस से तुरंत ही उतरना है। इतना सोचकर मैं उठ खड़ा हुआ और मेरी नजर तभी आगे बैठी एक औरत के पैर पर पड़ गई। तभी मैंने देखा कि उसका पैर उल्टा घूमा हुआ है। उसका उल्टा पैर देखकर टेंशन की वजह से मेरा सर दर्द होने लगा। इस बात से मैं समझ गया था कि मुझे यहाँ से जल्द निकल लेना चाहिए। मैं उठकर जैसे ड्राइवर की तरफ बढ़ रहा था कि उन सभी बारातियों की नजर मुझ पर टिक गई थी। मानो वो मुझे ऐसे देख रहे हों जैसे उन्हें पता चल गया हो कि मैं उनके बारे में सब कुछ जान चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि उस बस में बैठे सभी लोग शैतान हैं। मैं ड्राइवर के पास पहुंचा और बोला भाई साहब आप गाड़ी रोक दीजिए, मुझे यहीं पर उतरना है। इतना सुनकर ड्राइवर ने अपनी गर्दन पीछे घुमा ली और मेरी तरफ देखकर भारी आवाज में बोला ये गाड़ी तो नहीं रुकेगी। अब इतना सुनकर मेरी हालत और भी पतली हो गई। मैंने ड्राइवर से बोला भाई साहब मुझे उतरना होगा, मैकेनिक मेरी कार के पास पहुंच गया है। मैंने ड्राइवर से झूठ बोला ताकि वो गाड़ी रोक दे और मैं किसी तरीके से इस भयानक बस से उतर जाऊं। मेरी बात सुनकर ड्राइवर आग बबूला हो गया और मेरी तरफ देखकर गुस्से में बोला तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती, बोल दिया ना बस नहीं रुकेगी। इतना सुनकर अब मैं निराश हो गया था और वापस से पीछे की तरफ घुमा तो मुझे एक भयानक झटका लगा। तभी मैंने देखा कि पीछे बैठे सभी बाराती अचानक से कहीं गायब हो गए हैं। मुझे पूरी बस खाली नजर आने लगी और मैं डर के मारे वापस से ड्राइवर की तरफ घूम गया। मैंने देखा कि ड्राइवर भी गायब हो गया है। ये देखकर मैं ऊपर से नीचे तक अब कांपने लगा। मेरे हाथ पांव के रोंगटे खड़े हो गए और मेरे दिल की धड़कनें धक धक कर रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं डर के मारे खड़े खड़े यहीं पर गिर के मारे मर जाऊंगा, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और तभी मैंने देखा कि बिना ड्राइवर की गाड़ी अपनी स्पीड में लगातार बढ़ती हुई चली जा रही थी। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तभी मैंने सोचा कि मैं ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ जाता हूँ, नहीं तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। और मैं जैसे अपने कदम ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ाने लगा तो वैसे मेरे कानों में एक आवाज आई पापा उधर मत जाओ। ये आवाज मेरी छोटी बेटी की थी और इतना सुनकर मैंने अपनी गर्दन झट से पीछे की तरफ घुमा ली तो मैंने पीछे देखा लेकिन पीछे कोई भी मौजूद नहीं था। फिर मैं वापस से आगे की तरफ घुमा और अपने कदम ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ाने लगा। फिर से मेरे कानों में आवाज आई पापा उधर मत जाओ। यह आवाज भी मेरी ही बेटी की थी और इस आवाज को सुनकर मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि जरूर उधर कोई खतरा है और मुझे वहां जाने से कोई रोकने की कोशिश कर रहा है। तभी मैंने अपने कदम पीछे की तरफ घुमाए और तभी बस की पूरी लाइट अचानक से बुझ गई। लाइट के बुझते ही बस में अंधेरा छा गया और इस अंधेरे से मेरे डर में इजाफा हो गया था। मैं बुरी तरीके से डर रहा था और तभी मैंने अपनी जेब में पड़े मोबाइल को निकाला और उसकी फ्लैश लाइट चालू की। फ्लैश लाइट चालू करके मैंने इधर उधर मोबाइल को घुमाया
तो मैंने देखा जो सीट अभी तक पूरी खाली हो चुकी थी, अब वो सीट पर बाराती मुझे नजर आ रहे थे और वो बाराती मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कि मैं ही उनका कातिल हूँ। मैं जहाँ पर बैठा था वापस से उस जगह की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा, तभी अचानक से बस की लाइट चल गई और सभी लोग फिर से गायब हो गए। तभी मैं सर झुकाकर बिल्कुल आखिरी वाली सीट पर जहाँ पर पहले बैठा था वहीं पर जाकर बैठ गया। अब मेरे दिमाग में कई तरीके के सवाल आ रहे थे। मेरा मन बोल रहा था कि मैं बस का कांच तोड़कर चलती बस से नीचे कूद जाऊं, लेकिन बस की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी पर मैं नहीं कूद सकता था। तभी मैंने सोचा मैं ड्राइविंग सीट पर बैठ जाऊंगा और ब्रेक लगाकर बस को रोक दूंगा और फिर बस से उतरकर भाग जाऊंगा, लेकिन ये भी करना मुझे सही नहीं लगा क्योंकि बार बार मेरे कानों में मेरी ही बेटे की आवाज आ रही थी जो कि मुझे ड्राइविंग सीट पर बैठने से बार बार रोक रही थी। जब आप डरे होते हैं तो आपका दिमाग भी आपका साथ नहीं देता। मैं खामोश अपनी जगह पर बैठकर अभी यही सोच रहा था कि तभी मुझे हंसने की आवाज आने लगी। कोई मेरे कानों में बोल रहा था, कैसे बच पाओगे हमसे। ये आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि मैंने अपने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद कर लिया था। थोड़ी देर तक तो मैंने अपने दोनों कानों को इतनी कस के बंद कर रखा था जिससे मेरे कानों में वो आवाज ना आए, लेकिन फिर भी हल्की हल्की आवाज मेरे कानों तक आ रही थी। फिर कुछ देर के बाद मैंने कान से हाथ हटाया तो मैंने देखा कि बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये भूत प्रेत मुझे क्यों नजर आ रहे हैं। तभी मैंने अपनी गर्दन पीछे की तरफ घुमाकर अपनी आखिरी सीट से बाहर की तरफ देखा, लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मुझे बस के पीछे लगे काले शीशे की वजह से उल्टा मेरा डरा हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था, जिसको देखकर मैं और भी ज्यादा डर रहा था। मेरे पूरे कपड़े पसीने से तर हो चुके थे और मैं अपने बचने की ऊपर वाले से अब प्रार्थना करने लगा। मैंने सोच लिया था कि यहाँ पर बैठकर कुछ नहीं होने वाला। मैंने अपना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ फिर से भागने लगा। तभी मैंने सोचा कि अब दरवाजा खोलकर सीधे नीचे कूद जाऊंगा, जो होगा सो देखा जाएगा। वैसे भी यहाँ पर रहकर कुछ होने वाला तो नहीं है। जैसे मैं दरवाजे की तरफ भागने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने अपना पैर फंसा के मुझे गिरा दिया हो। मेरी रफ्तार तेज थी जिसकी वजह से मेरा सर जाकर एक सीट से टकरा गया। कुछ देर तक तो मैं वहीं पर पड़ा था, फिर उसके बाद मैं खड़ा हुआ तो मुझे चक्कर आ रहे थे और मैंने अपने सर पर हाथ रखा तो मैंने देखा मेरे सर से खून आ रहा था। मैंने अपना एक हाथ सर पर ही रखा रहा ताकि ज्यादा खून ना बहे। तभी मैं अचानक से बिना कुछ सोचे समझे दरवाजे की तरफ कूद पड़ा। उस वक्त मुझे लगा कि दरवाजा टूट जाएगा और मैं बस से नीचे गिर जाऊंगा, लेकिन कहते हैं ना कि हमारे सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता, होना वही होता है जो होना होता है। मैं दरवाजे के ऊपर कूद तो गया था लेकिन दरवाजा टूटा नहीं और मैं टकराकर फिर से वहीं दरवाजे के पास गिर पड़ा। तभी पीछे से कई लोगों की एक साथ हंसने की आवाजें आने लगी। मैं एकदम से उठा और पीछे की तरफ घूम कर देखा तो मुझे कोई भी नजर नहीं आया। अब मैं आधा घायल हो चुका था। मेरा डर अपने चरम पर पहुंच गया था और मैं इतना ज्यादा डर चुका था कि मुझे लग रहा था कि मेरा शरीर अब मेरे साथ देना छोड़ देगा और मेरे प्राण इसी बस में निकल जाएंगे। लेकिन अभी भी मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत बाकी थी, जिस वजह से मेरी सांसें चल रही थी। जिस तरीके के हालात मेरे साथ हुए थे, अगर कमजोर दिल वाला कोई होता तो अब तक अपना दिल पकड़कर मर चुका होता। मैं अपना सर झुकाकर अपना एक हाथ अपने सर के ऊपर रखे हुए अपनी सीट की तरफ जाकर बैठ गया। वो हंसने की आवाज अब लगातार आने लगी थी और इस हंसी से मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि जब तक ये बस वाले शैतान नहीं चाहेंगे मैं इस बस से बाहर निकल कर नहीं जा सकता। तभी मैंने अपनी पत्नी को वीडियो कॉल की। उसने फोन उठाया और मेरा परेशान चेहरा और मेरी हालत देखकर वो घबरा कर बोली, क्या हुआ, ये तुम्हारे माथे पर चोट कैसे लग गई। तभी मैंने उसे सारी बात बताई जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था और ये बातें सुनकर उसने अपना सर पकड़ लिया और बोली, मैं पापा जी को सारी बात बताती हूँ। इतना बोलकर मेरी वाइफ ने फोन रख दिया। मैं डर कर एक किनारे वैसे ही बैठा रहा जैसे किसी शेर के पिंजरे में किसी हिरण के बच्चे को छोड़ दिया जाए और वो चाहते हुए भी अपनी जान न बचा सके। फिर कुछ देर के बाद वापस से मेरी वाइफ का फोन आया तो मैंने तुरंत ही फोन उठाया। मैंने देखा कि सामने पापा जी खड़े हैं और वीडियो कॉलिंग की कॉन्फ्रेंस में तांत्रिक जी हैं। उन्होंने मेरी हालत देखी और बोला, देखो सबसे पहले आप जो हाँप रहे हो ना, हाँपना बंद कर दो, बिल्कुल मत घबराओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें।
उन्होंने एक मंत्र बताया और बोला कि इसे पढ़ते रहना। पर दोस्तों मैं आपको वो मंत्र नहीं बता सकता, लेकिन उसके बारे में तांत्रिक जी ने बोला कि इस मंत्र को पढ़ते रहोगे तो ये शैतान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इस मंत्र को पढ़ना बंद मत करना। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो लोग उसी रास्ते पर आ रहे हैं और मुझे अपनी लोकेशन खोलकर रखने को कहा। दोस्तों इतना बोलते ही फोन कट हो गया। तांत्रिक द्वारा दिए हुए मंत्र को मैं लगातार पढ़ रहा था, लेकिन मेरे अंदर का जो डर था वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर कुछ समय बाद मेरी आंखें भारी होने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे नींद आ रही है, लेकिन मैं लगातार उस मंत्र का जाप कर रहा था। जैसा तांत्रिक ने बोला था मैं ठीक वैसे ही कर रहा था। अब मेरी आंखें बंद हो रही थी, लेकिन मैं उस मंत्र का जाप कर रहा था। तभी मैंने देखा कि कुछ देर के बाद बस एक किनारे जाकर रुक गई है, जिससे यह जाहिर हो रहा था कि यह मंत्र काम करना शुरू कर चुका था। मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ और बस के दरवाजे के पास गया। तभी मैंने सोचा मैं दरवाजा खोलकर बस से नीचे उतर जाऊंगा, लेकिन मैं गलत था। मैं दरवाजे तक तो पहुंच गया था, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी मैंने सोचा कि कोई फायदा नहीं होगा, तो मैं वापस से जाकर अपनी जगह पर बैठ जाता हूँ। जैसे ही मैं वापस जा रहा था तो वैसे ही ऐसा लगा कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो, और इतना होते ही मेरी धड़कन बेकाबू हो गई और मैं जोर जोर से उस मंत्र को पढ़ने लगा। तभी मैंने अपनी गर्दन धीरे धीरे करके पीछे घुमाई और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। तभी मैंने सोचा मैं जल्दी से जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता हूँ, लेकिन मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस समय किसी ने मेरा हाथ पकड़ रखा था। मेरा एक हाथ आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा था। फिर कुछ देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा हाथ जैसे ढीला पड़ गया हो। मैंने अपनी 5 उंगली हिलाकर देखी तो मुझे मेरे हाथ के पकड़े होने का एहसास नहीं हुआ। मैंने अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाए तो अब मेरे कदम आगे की तरफ बढ़ सकते थे। मैं वापस से अपनी जगह पर आकर बैठ गया। तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजने लगी तो मैंने देखा मेरी पत्नी का फ़ोन आया था। मैंने फ़ोन उठाया तो मेरी पत्नी ने बोला, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मंत्र तुम्हें दिया गया है बस उसे ही पढ़ते रहना। पापा जी तांत्रिक को लेकर अपने साथ निकल गए हैं, वो कुछ ही दिनों पहुंच जाएंगे। इतना सुनकर मेरी जान में जान आ गई और मैंने फ़ोन काट दिया। फिर तकरीबन 1 घंटे के बाद मुझे एहसास हुआ कि बस के आगे आकर किसी ने कार रोक दी है। मैं मंत्र पढ़ता हुआ अपनी जगह से उठा और ड्राइविंग सीट के पास पहुंचा। तभी मैंने देखा कि पापा जी एक तांत्रिक के साथ आए हुए हैं। वो अपनी कार से उतरकर दरवाजे की तरफ आए और दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके लाख कोशिश करने के बाद भी बस का दरवाजा नहीं खुल रहा था। इस वक्त बस में इतनी ज्यादा खामोशी थी कि मैं अपनी बेकाबू धड़कनों को साफ सुन सकता था। दोस्तों काफी कोशिश कर लेने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो तांत्रिक कार की तरफ वापस गए और वहां से एक भगवा कलर का थैला निकाल कर लाए। उस थैले में कुछ रखा हुआ था। उन्होंने उस थैले में रखे हुए एक नारियल को अपने हाथों में लिया और उस नारियल के ऊपर कुछ मंत्र फूके और फिर उसे बस के दरवाजे पर फोड़ दिया। तांत्रिक के ऐसा करते ही बस अचानक से जोर जोर से हिलने लगी। ऐसा होता देखकर मेरा दिल धक से उठा। ऐसा होता हुआ देखकर तांत्रिक बस से पीछे हो गया। फिर कुछ देर के बाद बस भी बिल्कुल शांत हो गई और तांत्रिक बस के करीब आया और कुछ पढ़कर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। और अच्छी बात यह थी कि उनके हाथ लगाते ही वो दरवाजा खुल गया। मैंने जल्दी से सीट पर पड़ा अपना बैग उठाया और तुरंत ही बस से नीचे उतर गया। मुझे किसी सपने से कम नहीं लग रहा था, तो मैं जाकर जल्दी से पापा जी की कार में बैठ गया और तांत्रिक और पापा भी जल्दी से आकर कार में बैठ गए। पापा ड्राइविंग सीट पर थे और तांत्रिक आगे बैठे हुए थे। जल्दी से पापा ने गाड़ी को घुमाया और हम वापस से घर की तरफ जाने लगे। तांत्रिक बार बार मेरी तरफ थोड़ी थोड़ी देर पर घूमकर देख रहे थे। मुझे उनकी यह हरकत थोड़ी अजीब लग रही थी और अब लगभग सूरज भी निकल चुका था और हल्की हल्की रोशनी भी आ रही थी। तभी तांत्रिक ने मेरे पापा से बोला, देखो आपको लग रहा होगा कि बला टल गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। तांत्रिक की बात सुनकर मैं हैरान हो गया और पापा को कुछ भी समझ में नहीं आया। तभी पापा ने तांत्रिक की तरफ मुंह घुमाकर बोला, क्या मतलब? इतना बोलकर पापा वापस से सामने देखकर गाड़ी चलाने लगे। तभी तांत्रिक ने बोला, इनके ऊपर अभी चक्कर बना हुआ है और इन्हें बचाने के लिए हमें एक बड़ी पूजा रखनी होगी। तभी पापा ने बोला, ठीक है हम पूजा रख लेंगे, लेकिन उसके बाद सब ठीक हो जाएगा ना? तभी तांत्रिक ने पापा जी की तरफ देखकर बोला, हाँ बिल्कुल, उसकी चिंता मत करो। जिसे सुनकर मेरे दिल को थोड़ी ठंडक मिली। तांत्रिक की बात सुनकर मैं काफी ज्यादा घबरा गया था।
अब मैं सुरक्षित घर पर तो आ गया था, पर मुझे डर था कि कहीं मुझे कुछ हो न जाए। पर अब मुझे देखकर सब लोग खुश थे। मेरी वाइफ आकर मेरे गले लगने वाली थी कि तभी तांत्रिक ने चिल्लाते बोला, खबरदार उसके करीब मत जाना, अभी वो शापित है। इतना सुनते ही जो मेरी वाइफ मेरे गले लगने के लिए मुस्कुराती हुई मेरे पास आ रही थी, वो वहीं जगह पर रुक गई और उसकी हंसी कहीं पर गायब हो गई। तभी पापा जी ने फैसला कर लिया था कि वो सुबह ही पूजा रखेंगे। तांत्रिक ने मेरी तरफ देखकर बोला, जाओ तुम नहाकर तैयार हो जाओ, आज पूजा होगी। इतना बोलकर तांत्रिक पापा जी के साथ कहीं चले गए। मैं भी बाथरूम में नहाने चला गया और मैं नहाकर आया तो मैंने देखा पूजा की लगभग पूरी तैयारी हो चुकी थी और नीचे एक गोला बना हुआ था। उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला, बैठ जाओ यहाँ पर। तभी मैंने अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया और जाकर उस गोले के अंदर बैठ गया। तांत्रिक ने कुछ पढ़ना शुरू किया और ये आवाज मेरे कानों में चुभने लगी। मैं तांत्रिक को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तांत्रिक रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अचानक से कुछ देर के बाद मेरे नाक से खून गिरने लगा। तांत्रिक ने एक वाइट रंग का पाउडर निकाला और उसे आकर मेरे माथे पर लगा दिया और फिर जाकर अपनी जगह पर बैठ गए। मेरा पूरा शरीर अचानक से कांपने लगा और मैं उसी गोले के अंदर गिर पड़ा। मेरा शरीर मेरे काबू में नहीं था और ये मंजर देखकर घर के सभी लोग बुरी तरीके से डर गए। दोस्तों 7 दिनों तक मेरे साथ हर सुबह ऐसा ही होता रहा और उसके बाद कहीं जाकर मेरा उन शैतानों से पाला छूटा और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उस तांत्रिक की तरफ से मुझे एक लॉकेट दिया गया जिसे मैं हर समय अपने गले में पहन कर रखता हूँ, क्योंकि मुझे अक्सर काम के सिलसिले से शहर से दूर जाना रहता है। ये वो किस्सा था जिसको सोचने के बाद मेरे शरीर के साथ साथ मेरी रूह भी कांप उठती है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्दी ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।